हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हम लोग सब पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो फ्रेंड्स नहीं बात क्लियर हो पाया था उसके पहले लेक्चर में, तो आज फ्रेंड्स हम लोग उसको क्लियर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के तहत। वो फ्रेंड्स हमारा पढ़ना क्या, वैद्युत अपघटन के नियम, जिसमें कि हमारा फैराडे साहब जो दिए थे तो उनका 2 नियम था, प्रथम और द्वितीय नियम। दोनों का हम लोग समझेंगे, उसको डिराइव करेंगे ताकि एग्जाम में सवाल उस पर आए, न्यूमेरिकल और सजेटिव टाइप के दोनों हमसे बन जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो वैद्युत अपघटन तो समझ ही गए थे क्या होता है। वैद्युत अपघटन समझे थे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब उसमें कुछ नियम है, उस नियम से हम लोग कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है ना। वही जो नियम था दिए थे फैराडे साहब, दिए थे माइकल फैराडे, जो कि फिजिक्स में इनका नियम है बहुत, ये केमिस्ट्री का नियम दोनों। क्या कहते थे दोस्तों, देखिए दोस्तों माइकल फैराडे साहब तो ये कहते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए वैद्युत अपघट ले लीजिए, तो वैद्युत अपघट में फ्रेंड्स ये तो इलेक्ट्रो, आप सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड, और तो इसमें कुछ भरा हुआ रहता है, पदार्थ भरा हुआ रहता है ना। तो उन्होंने दोस्तों ये बताया दोस्तों कि किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में जो इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ जो मुक्त होगा वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब समझे, किसी भी जलीय विलयन से फिर विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पे पदार्थ मुक्त होगा या पदार्थ मुक्त होने की मात्रा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रवाहित धारा पे, उसमें प्रवाहित आवेश पे डिपेंड करेगा, है ना। आप इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो करिएगा, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे पदार्थ मुक्त होंगे, इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, पदार्थ मुक्त होंगे, समझे। तो यहां से दोस्तों उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा जो होगी, इलेक्ट्रोड पे जो वैद्युत अपघट जो कि टूटेगा ना, तो टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इस पे तो कुछ जमा होगा इलेक्ट्रोड पे, तो जो जमा होगा पदार्थ उसकी जो मात्रा होगी दोस्तों, पदार्थ की मात्रा वो किसके समानुपाती होगा, आवेश के, है ना। मात्रा को W से हम लोग लिखते हैं, ये तो पहला नियम है, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट लॉ है। तो W से हम लोग लिखते हैं और आवेश को Q से लिखते हैं, तो W बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ तो कुछ समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो Z आ जाएगा, कांस्टेंट ZQ, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आप सबको दोस्तों पता होगा कि दोस्तों Q क्या होता है, आवेश होता है, आवेश क्या होता है, धारा गुना समय होता है, तो इसको हम लोग I इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला बन जाएगा, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। जेड को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं हम लोग, इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं रासायनिक समतुल्यांक। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक समतुल्यांक बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा आ गया, पहला नियम आ गया। अब इसको लैंग्वेज में लिखना ताकि आपको नंबर अच्छा मिले, तो क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट के इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रहा है ना, कुछ जमा हो रहा है, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, पदार्थ क्या होगा, वही वैद्युत अपघट होगा, होने वाले पदार्थ की मात्रा, उसमें से प्रवाहित होने वाले आवेश की क्या होगा, होने वाले आवेश की दोस्तों क्या होगा, समानुपाती होगा। ये पहला नियम का था। ये है बहुत मोस्ट वांटेड आपका, केमिस्ट्री में कोई रूल देखा जाए, नियम देखा जाए,
तो ये नियम है, एक कोलराउस का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, पदार्थ की मात्रा समानुपाती किसके दोस्तों, आवेश के। मात्रा को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू क्यू। तो डब्ल्यू बराबर दोस्तों क्या देगा आपका, जेड क्यू। डब्ल्यू बराबर दोस्तों क्या देगा, जेड आई टी। आई की दोस्तों क्या, करेंट है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ क्या क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, जो जेड है दोस्तों, जहां जेड दोस्तों क्या है आपका, रासायनिक समतुल्यांक है। और दोस्तों आई दोस्तों क्या है, प्रवाहित धारा, विद्युत धारा। टी दोस्तों क्या है, समय। दोस्तों आपको यदि दोस्तों जेड का दोस्तों यूनिट निकालना है तो क्या निकालिएगा, जेड बराबर क्या देगा, जेड बराबर क्या देगा, डब्ल्यू बटा आई टी। यदि जेड का दोस्तों यूनिट निकालना हो दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिखिएगा, डब्ल्यू बटा आई इंटू टी। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जेड को क्या बोलते हैं, रासायनिक समतुल्यांक। तो दोस्तों यहाँ से रासायनिक समतुल्यांक का मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मान लो केजी में ले लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, ग्राम में ही लेते हैं तो ग्राम हो जाएगा। और आई दोस्तों क्या है, करेंट है। टी क्या है, समय है। मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड। ग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड, तो इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, दोनों एक ही चीज है, कोई नया है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। तो दोस्तों इसका जो यूनिट दोस्तों बनेगा, डब्ल्यू रासायनिक समतुल्यांक को यह मैं पूछ सकता है ग्राम पर एम्पियर पर सेकंड, इसका ग्राम एम्पियर सेकंड। अब बोले कि सर ये रासायनिक समतुल्यांक को पूरे डिफिनेशन में क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, देखिए रासायनिक जो समतुल्यांक है दोस्तों, निकालना है क्या ना, कैसे निकलेगा, जेड निकलना तो आपको आ ही गया होगा। ये आपको इसको कोई बोला कि डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करिएगा, तो आपको इसको डिफाइन करना क्या करना है, देखिए तो यदि आई का मान दोस्तों 1 हो जाए, टी का मान यदि 1 हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डब्ल्यू जेड के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, इसको डिफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि जब वैद्युत अपघट्ट से 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, रासायनिक समतुल्यांक। बात समझा। यदि आपसे कोई पूछे कि जेड को डिफाइन करो, जेड क्या बोलेंगे, तो जेड के लिए हमको आई और टी का वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, तो 1 कर दिया। ये मैं करंट को 1 सेकंड तक ही प्रवाहित किया 1 एम्पियर को, तो डब्ल्यू बराबर जेड हो गया, यानी कि जो डब्ल्यू होगा वही जेड होगा। तो मैंने लिख दिया कि जब वैद्युत अपघट्ट से यदि हम 1 एम्पियर की धारा दी 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो जो इसमें पदार्थ मुक्त होगा वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समतुल्यांक कहलाएगा। तो दिक्कत, चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं क्वेश्चन सेकंड नंबर जो रूल है, द्वितीय नियम, उसको कराता हूं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दोस्तों फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को। क्या कहता है फैराडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम, फैराडे के वैद्युत, देखिए फ्रेंड्स आपको यदि एग्जाम में फिर सिर्फ वैद्युत अपघटन के नियम को लिखें तो ये मत समझिए कि फैराडे नहीं तो नहीं लिखूंगा, नहीं,
इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को हमें वैद्युत अपघटन के नियम ही बोला जाता है। ये तो कौन सा नियम है? ये तो क्या कहा था, ये फ्रेंड्स ये पता, ये देखो तो वो समय आपका एक ही बिलियन पे लागू हो रहा था, है ना। ये तो अलग अलग दो मैंने अलग अलग ले लिया। यहाँ तो ये पाया गया कि दो अलग अलग वैद्युत अपघट वाले पदार्थ थे, दो अलग अलग वैद्युत अपघट, मैंने अलग अलग, मान लीजिए इसमें कुछ क्या मिला दिया हूँ, मान लीजिए फिर मैं इसमें मिला दिया हूँ, इसमें मैंने मिला दिया Zn2O4, ठीक है। और दोस्तों मैं इसमें मिला दिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखिए समझिएगा दोस्तों, मैं समझाने का प्रयास करूँ, रट्टा मत मारिए, है ना। ये मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए मिला दिया CuSO4, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, क्या है ये, आप दोनों क्या वैद्युत अपघट है ना। अब तो इसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड मतलब समझे क्या होता है, इलेक्ट्रोड ऐसा नहीं सिर्फ इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब दोनों होता है, एनोड और कैथोड दोनों होता है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रोड पे थोड़ी ना पदार्थ मुक्त होता है, एनोड पे होता है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड कैथोड दोनों होता है। तो मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए, दो यहाँ पे देखा फायदा है नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे है। अब तो बात यहाँ पे ये किया गया दोस्तों ना कि इसमें भी इसमें देखिए अलग अलग वैद्युत अपघट है, इलेक्ट्रोड है। अब दोस्तों करेंट सेम प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा दोस्तों समान रहे, इसमें भी दोस्तों आई करंट जाए और इसमें फ्रेंड्स आई करंट जाए, तो पता चला दोस्तों कि इस पे जो पदार्थ मुक्त हो रहा, पदार्थ मुक्त हुआ, और इस पे दोस्तों इस पे पदार्थ मुक्त हुआ, करंट फ्लो हुआ आई, इसमें आई करंट हुआ, इससे पदार्थ मुक्त हुआ। वो तो क्या हुआ, वो तो आपका समानुपाती किसके हो गया दोस्तों, आपका तुल्यांकी भार के, किसके, तुल्यांकी भार के, W समानुपाती E के हो गया, ये बताता है। तो दोस्तों ये W1 E1 हो गया, इसके लिए तो आपका W2 E2 हो गया, ये पता चला, समझे बात को, सीधे कंसेप्ट अलग हो गया। वहां पे दोस्तों क्या था, वो आवेश पर निर्भर कर रहा था, लेकिन जब मैंने धारा को कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, E1 हो गया तुल्यांकी भार, इसके लिए E2 हो गया। तो ये रूल को लिखना है यहाँ पे, यदि फिगर ड्रा करने का हम ड्रा कर सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ तो क्या लिखूंगा, जब अलग अलग वैद्युत अपघट से, जब अलग अलग वैद्युत अपघट के अलग अलग वैद्युत अपघट के इलेक्ट्रोड पर, जब अलग अलग वैद्युत अपघट से, लिख दीजिए अपघट से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब अलग अलग वैद्युत अपघट से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मतलब कि दोस्तों आपका यहां से तो क्या हो जाएगा, आपका W समानुपाती E हो जाएगा। तो यहां से आप दोस्तों लिख सकते हैं W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, समानुपाती है ना। तो W1 किसके लिए हो गया, इसके लिए W1 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे जो पदार्थ जो मुक्त हुआ दोस्तों वो आपका W1 हुआ, यहाँ तो मान लीजिए मुक्त हुआ दोस्तों वो W2 हुआ, है ना। तो ये आपको बोल सकते हैं इस प्रकार दोस्तों। अब इसको ऐसे भी ला सकते हैं W1 बटा E1
बराबर W2/E2, ये हो गया। अब तो इलेक्ट्रोड में तो कैथोड या एनोड, मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपका एनोड का है, सपोज करिए एनोड का है, ये दोस्तों मान लीजिए आपका कैथोड का है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, एक नोट करके पॉइंट डाल दीजिए। और W/E1 को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, रासायनिक समतुल्यांक बोलते हैं ना। तो यहां से फ्रेंड्स क्या हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे एनोड का जो तो रासायनिक समतुल्यांक होगा वो बराबर होगा किसके, कैथोड के रासायनिक समतुल्यांक के, ठीक है, पता चला। तो ये फिर से हमारा W1/E1 W2/E2 ये हमारा आ गया आपका रासायनिक समतुल्यांक, ये इसको बताता है, ठीक है। तो यदि आपको तो तुल्यांकी भार दे दिया है और आपका, तो आप वहां से निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रोड पे मुक्त होगा, ठीक है। आप तो बोलेगा कि सर तुल्यांकी भार हमको पता नहीं कैसे निकलता। देखो बच्चा बताता हूँ, तुल्यांकी भार तो निकलता है ना, तुल्यांकी भार ई निकलता दोस्तों, वो निकलता कैसे, वो निकलता दोस्तों आपका मोलर द्रव्यमान बट क्या बोल सकते हैं, आयन की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकता हूं हमें, क्या त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या। इससे आप पता लगा सकते हो दोस्तों कि तुल्यांकी भार क्या होगा, ठीक है। यदि मोलर द्रव्यमान दे दिया है कॉपर का, अब बोल दिया कॉपर इतना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो वहां से कॉपर का तुल्यांकी भार निकल जाएगा और यहाँ पे उसका तुल्यांकी भार पुट कर दीजिए, वहां से आपका निकल जाएगा क्या, पदार्थ की मात्रा, कितना कॉपर इस पे मुक्त हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग फैराडे के द्वितीय नियम को पढ़ा था, फर्स्ट नियम को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा प्रयास तो यही रहा कि मैं आपको डीपली जहाँ तक पॉसिबल वहाँ तक अंदर तक को समझा सकूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने फिगर भी ड्रा किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो आप समझ में आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज से क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और फ्रेंड्स चैनल पर यदि पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और तो यदि गलती से दोस्तों किसी कारणवश इसके पहले का भी लेक्चर नहीं देख पाए, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1, तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और बहुत बेसिक कंसेप्ट को बताएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा ये आपके एग्जाम में, जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।